आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 साइंस टर्म 2 के लिए एक सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 40 है, जो टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ इस प्रकार के हैं। ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन हैं और टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। जो चौथा इंस्ट्रक्शंस है कि इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से एक आपको करना है, ठीक है। यही चीज़ इसके मेन इंस्ट्रक्शंस हैं। अब चलिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि डिफाइन द टर्म्स। पहला है एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर। तो चलिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिफाइन करते हैं। इसका आंसर है एटॉमिक नंबर। इसका डिफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक एटम में, ये इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इट्स अ सिंबल इज जेड, और इसका सिंबल क्या होता है जेड। दूसरा जो इसमें डिफिनेशन है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक एटम में, उनका जो सम है ना, वो मास नंबर कहलाता है। क्वेश्चन 2 है अविनाश कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो अविनाश जो है ना वो चल सकता है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अगर फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का है तो। एंड कपिल कैन मूव एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन है तो कपिल जो है ना वो 3 मीटर पर सेकेंड चल सकता है। क्वेश्चन है हु इज मोर पावरफुल एंड वाई, कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और क्यों। देखिए वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला है। तो यहाँ पे उसको मैंने लिख दिया है। अगर हम लोग दोनों तरफ टी को डिवाइड करें तो डब्ल्यू बाई टी वर्क डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। और डब्ल्यू बाई टी या वर्क डिवाइडेड बाई टाइम जो है ना वो पावर होता है। ये फार्मूला सारा याद रखना है आपको। इक्वल होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम जो है ना वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो फार्मूला मिला अपने को P इक्वल टू एफ इंटू बी या पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि पावर ऑफ अविनाश पी ए इक्वल टू एफ ए इंटू वी ए। यहाँ पे पी ए क्या है, पावर ऑफ अविनाश है, एफ ए फोर्स ऑफ अविनाश है, और वी ए वेलोसिटी ऑफ अविनाश है। तो यहाँ पे देखिए एफ ए दिया हुआ है 10 और वी ए दिया हुआ है 8, तो 80 वाट का पावर जनरेट करेगा कौन, अविनाश। अब पावर ऑफ कपिल, जिसको यहाँ पे मैंने पी के से डिनोट किया है, इक्वल टू एफ के इंटू वी के होगा, इक्वल टू 25 इंटू 3 इक्वल टू 75 वाट, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है। देखिए यहाँ पे जो पावर ऑफ अविनाश है ना वो इससे ज़्यादा है पावर ऑफ कपिल से। यहाँ पे लिख दिया है कि पावर ऑफ अविनाश इज मोर देन कपिल, सो अविनाश इज मोर पावरफुल देन कपिल, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, द स्पीड ऑफ द बॉल वाज 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैड रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो देखिए एक बाल को ऊपर की तरफ फेंका गया और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के आधा में पहुंचा तब इसका स्पीड कितना हो गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन 1 है हाउ हाई डज द बॉल राइज, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना ऊंचाई तक बाल जाएगा और जी का वैल्यू लेना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन 3 में जो हाइट बोलता है, मान लीजिए एच है तो उसका आधा कितना होगा, h/2। यहाँ पे गिवन क्या है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोला है। और चलिए मानते हैं कि लेट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड। शुरुआती वेलोसिटी जो है ना यू मीटर पर सेकेंड है, हाइट h मीटर है, और वेलोसिटी h/2 मैंने ऊंचाई के आधा पे जो क्वेश्चन में बोला है वहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो पहला फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे देखिए v का वैल्यू 10 है क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू -10 लेना है, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी नेगेटिव होता है। और h जो है ना यहाँ पे h/2 है, क्योंकि यहाँ पे h पे जो वेलोसिटी है ना वो हम लोगों को 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो यू स्क्वायर माइनस 10h हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या मिलेगा हम लोगों को, यू स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10h, ये इक्वेशन 1 दे दिए। अब इसके बाद मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट h है तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, सबसे ऊपर जब पहुँचेगा बाल तो वहाँ पे क्या होगा फार्मूला कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वी का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू -10 लेंगे, और यहाँ पे h इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -20h या यू स्क्वायर इक्वल टू 20h, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। उसके बाद फ्राम 1 एंड 2 देखिए यू स्क्वायर दोनों में है
1 एंड 2 में, तो इसको इक्वेट करेंगे तो 20H इक्वल टू 100 प्लस 10H। अब 20H की तरफ 10H को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 20 माइनस 10H इक्वल टू 100, तो 10H इक्वल टू 100 आ गया। अब 10 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 100/10 इक्वल टू 10 मीटर। तो H का वैल्यू हमने को क्या मिला, 10 मीटर, है ना। तो मैक्सिमम हाइट H इक्वल टू 10 मीटर। अब देखिए पुटिंग H इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है देखिए यहाँ पे है u स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 10H। इसमें हम लोग H का वैल्यू 10 को पुट करेंगे तो हमने को क्या मिलेगा, u स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। अब u का वैल्यू √200 होगा जो होता है 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या आ गया, 14.14 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 1 सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन। तो हम लोगों को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है 1 सेकेंड के बाद जब इसको ऊपर की ओर फेंका गया तब। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में देखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड पूछ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे v इक्वल टू यू प्लस at में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना वो ग्रेविटेशनल है, इसीलिए फार्मूला चेंज हो जाएगा u प्लस gt। अब यहाँ पे देखिए जो u का वैल्यू है वो 14.14 है, प्लस -10 इंटू 1 हो जाएगा, तो -10 इंटू 1 -10 हो जाएगा, तो 14.14 -10 हो गया है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.14 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड मिल रहा है 4.14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ये g है, g के द्वारा एक्सेलरेट हो रहा है, तो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द जंपिंग बोर्ड ऑफ अ स्विमिंग पूल। एक बॉल को जो जंपिंग बोर्ड होता है स्विमिंग पूल के उससे गिराया जा रहा है, which is at a height of 20 मीटर, जिसका हाइट जो है 20 मीटर है। अ सेकेंड बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द सेम बोर्ड आफ्टर 1 सेकेंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। और जो दूसरा बॉल है वहीं से फेंका जा रहा है जहाँ से पहला बॉल गिराया गया था, लेकिन 1 सेकेंड के बाद फेंका जा रहा है और उसका शुरुआती जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी u है। ही बोथ द बॉल्स हिट द वाटर टुगेदर। अगर दोनों बॉल एक साथ वाटर से टकराते हैं, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। तो हमको सेकेंड बॉल के इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है डू दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्या जो है ना सभी एक ही समय में ग्राउंड को हिट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 में जो हाइट है ना वो 20 मीटर का है, गिवन क्या है, डिस्टेंस ऑफ फॉल एस इक्वल टू 20 मीटर और जी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केस 1 में देखते हैं फॉर फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी भी हमको कैलकुलेट करना है और टाइम ऑफ फॉल इक्वल टू t, इसको भी हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू 20 है जैसे कि इसमें दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ और ए का वैल्यू 10 है इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 20/5 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से इक्वल टू 5 4 जा 24 आ गया और इसका रूट निकालेंगे तो t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। अगर दोनों बॉल एक साथ जमीन में पहुँचेंगे, इफ़ द 2 बॉल्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, तो सेकेंड बॉल के लिए जो दूसरी बार फेंका गया है, पहले बॉल के बाद फेंका गया है, तो टाइम ऑफ मोशन ऑफ सेकेंड बॉल उसको 1 सेकेंड बाद फेंका गया है तो 2 - 1 इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब एक बॉल अगर 2 सेकेंड ट्रेवल कर रहा है तो दूसरा बॉल जो है ना सेम टाइम में टच होने के लिए 1 सेकेंड ही ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसी को लिखा है कि सेकेंड बॉल इज थ्रोन 1 सेकेंड लेटर। इसमें फार्मूला यूज कर देंगे एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए और जी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग ए की जगह जी को पुट करेंगे तो 20 इक्वल टू u इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 कट गया यहाँ पे, तो u इक्वल टू 20 - 5 हो गया इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो वेलोसिटी हो जाएगा सेकेंड बॉल का इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसको हमको नीचे की तरफ फेंकना पड़ेगा, तभी वो दोनों जो है ना एक साथ जमीन पे टकराएंगे। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन व्हिच द माइक्रोब टारगेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 2 एग्जांपल्स। कि जो साइन और सिम्टम होते हैं किसी बीमारी के वो डिपेंड करते हैं कि जो माइक्रोब हैं वो कौन से टिश्यू या ऑर्गन को टारगेट किए हुए हैं। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है 2 एग्जाम्पल के द्वारा। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन द माइक्रोब टारगेट्स। जो साइन और सिम्टम होता है किसी बीमारी का वो डिपेंड करता है कि जो माइक्रोब हैं
वो कौन से टिश्यू आर्गन पे अटैक किए हुए हैं, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू आर आर्गन, क्योंकि उनके अटैक के बाद क्या होता है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उस टिश्यू आर्गन का वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द लंग्स आर द टारगेट्स, यदि फेफड़ा जो है ना टारगेट है, द सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रेथलेसनेस, तो आदमी को खांसी आएगा या सांस फूलेगा। इफ द लीवर इज द टारगेट, अगर लीवर टारगेट है, देयर विल बी जॉन्डिस, तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आर्गन्स स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, इसी को बोलते हैं आर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट है, अ डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज्ड टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी, फाइंड आउट हाउ ही अवॉइड्स गेटिंग सिक हर सेल्फ हिमसेल्फ, कि एक डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर जो होता है ना, वो ज़्यादा बीमार लोगों के साथ में एक्सपोजर में आता है कम्युनिटी में, तो हमको बताना है कि कैसे वो बीमार होने से बच सकता है, क्या क्या उपाय उसको करना चाहिए। क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द डॉक्टर नर्सेज टू अवॉइड गेटिंग सिक देमसेल्व्स, तो ये जो स्टेप्स हैं ना वो लेना चाहिए डॉक्टर नर्सेज को, हेल्थ वर्कर्स को, ताकि वो बीमार ना पड़ें। पहला है इम्यूनाइजेशन, कि उनको कंटिन्यूसली अपने आप को इम्यूनाइज करना चाहिए ताकि बीमार होने से पहले उनमें इम्यून डेवलप हो जाए। सेकेंड है वेयरिंग ग्लोव्स एंड मास्क, हमेशा उनको ग्लोव और मास्क का पहनना चाहिए और यूज करने के बाद उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। थर्ड है टेकिंग फूड फॉर इम्यूनिटी, उनको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे उनका इम्यूनिटी जो है ना काफ़ी अच्छा रहे। फोर्थ है डिस्पोजिंग द बायोमेडिकल वेस्ट लाइक ब्लड सैंपल्स सेप्टम्स एक्सेट्रा सेफली, और उनको डिस्पोज करना चाहिए जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल्स हैं, सेप्टम है, इनको सुरक्षा के साथ, ताकि वो उनसे इन्फेक्ट ना हो। क्वेश्चन 6 है, एन ऑटोमोबाइल इंजन प्रोपेल्स अ 1000 किलोग्राम कार along a लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए एक ऑटोमोबाइल इंजन जो है ना 1000 किलोग्राम कार को जो ये है उसको एक लेवल रोड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। फाइंड द पावर इफ़ द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 100 न्यूटन, तो हमको सबसे पहले पावर को फाइंड आउट करना है। अगर अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना 100 न्यूटन का है। नाउ सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर दिस कार कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी कार बी ऑफ सेम मास एंड कम्स टू रेस्ट, और मान लीजिए कुछ देर चलने के बाद, कितना देर, 200 मीटर चलने के बाद ये दूसरे कार से कोलाइड कराता है, टकराता है, लेकिन कार भी जो है ना यहाँ पे स्टेशनरी है, खड़ा है, मतलब उसका वेलोसिटी 0 है, और उसके बाद ये जो कार है रेस्ट पे आ जाता है। लेट इट्स इंजन आल्सो स्टॉप एट द सेम टाइम, और बोल रहा है कि मान लीजिए उसका इंजन भी उसी समय रुक जाता है। नाउ कार बी स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सेम लेवल रोड विदाउट गेटिंग इट्स इंजन स्टार्टेड, और इस टक्कर के बाद जो कार बी है ना वो चलना शुरू कर देता है उसी लेवल रोड में अपना इंजन के स्टार्ट किए बिना। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बी जस्ट आफ्टर द कोलाइजन, तो हम लोगों को जो कार बी है उसके स्पीड को फाइंड आउट करना है कोलाइजन या टक्कर के तुरंत बाद। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि मास ऑफ कार ए में इक्वल टू 1000 kg, और दोनों मास चूंकि दोनों कार के बराबर हैं इसलिए मास ऑफ कार बी एम बी इक्वल टू भी 1000 kg हो जाएगा। स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू भी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये कार ए का पहले का स्पीड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कैसा करते हैं हम लोग कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आवर में 60 × 60 3600 सेकेंड होता है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया 10 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। उसके आगे देखिए, सिंस कार ए मूव्स इन यूनिफॉर्म स्पीड सो इंजन फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि कार ए जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है इसलिए इंजन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बराबर होगा। अब पावर का फार्मूला क्या होता है कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इससे पहले के क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं कि पावर इक्वल टू होता है एफ इंटू डी बाई टी, और डी बाई टी माने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है ना वो वेलोसिटी के बराबर होता है, तो एफ इंटू वी हो गया, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 100 न्यूटन फोर्स है किसका, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कार पे लग रहा है। दूसरा जो है जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड का है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है, तो हो जाएगा 1000 वाट, है ना, 1000 वाट यहाँ पे, और फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 100 न्यूटन। आगे देखते हैं, अब देखिए ये जो कार है ना उसके बाद टकराता है कार बी से, और उसके बाद कार ए तो स्टॉप हो जाता है, और इस टक्कर के साथ जो एनर्जी मिलता है ना उससे कार बी चलने लगता है। तो लेट इनिशियल स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू यू ए एंड कार बी इक्वल टू वी ए। मान लीजिए इनिशियल स्पीड कार ए का यू ए है और कार बी का वी ए है, एंड वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन, और वेलोसिटी जो है ना कोलाइजन के बाद दोनों का क्या है, यू बी है पहले कार का और वी बी है दूसरे कार का, ठीक है। इसके बाद देखिए सो आफ्टर कोलाइजन, अब कोलाइजन के बाद क्या होगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, है ना। ये फार्मूला हो गया किसके लिए,
कोलाजन के पहले के लिए इक्वल टू हो जाएगा MAVA प्लस MBVB। ये फार्मूला किसके लिए हो गया? कोलाजन के बाद के लिए हो गया। अब देखिए कोलाजन के पहले MA का वैल्यू 1000 है, MA और MB तो हमेशा सेम रहेगा इसमें। और यहाँ पे UA जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो है कार A का टक्कर के पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे उसको लिख देंगे। लेकिन शुरू में कार B जो है ना वो स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, तो यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद देखिए टक्कर के बाद ना जो फाइनल वेलोसिटी होता है कार A का वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे जो कार B है ना उसका वेलोसिटी टक्कर के बाद। तो यहाँ पे देखिए कार B का मास तो 1000 है, तो उसको पुट कर दिया, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसको आगे जाके हम लोग सॉल्व करेंगे तो VB इक्वल टू क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया? स्पीड जो है कार B का टक्कर के बाद VB वो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, यही इसका आंसर है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है देखिए, VA हमको मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड है, VB इक्वल टू 0 होगा, VA इक्वल टू 0 होगा और VB हमको कैलकुलेट करना है। तो आशा करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन से वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6 का आर है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है ना। ये डायग्राम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि व्हाट इज मीन्ड बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, कि एक बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन 6 का आर का पहला आंसर है एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, जैसे जैसे किसी चीज़ को हम लोग हाइट पे ले जाते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है ना इंक्रीज होने लगता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का सीधा मतलब है पोजीशन के ऊपर, जो जितना ऊपर में है उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी है। ये इसका डिफिनेशन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट है, अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ वर्टिकल हाइट h थ्रू 2 डिफरेंट पाथ्स A एंड B। तो एक बॉडी जिसका मास m है उसको वर्टिकल हाइट h में चढ़ाया गया है 2 अलग अलग रास्ते से, पाथ A और पाथ B से। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द 2 केसेस। तो दोनों ही केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमको आंसर का रीजन बताना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ केसेस इज mgh। तो जो फिगर हमने देखा हुआ है क्वेश्चन में, उन दोनों केस में अगर वर्क डन होता है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट में तो mgh ही होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलॉन्ग व्हिच द बॉडी इज मूव्ड। और ये जो है ना इंडिपेंडेंट होता है उस पाथ से जिसके साथ जो है ना बॉडी चलता है। एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी। और एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है बॉडी का, है ना। ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, याद रखिएगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट एनर्जी है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, सीमा बाइस फ्यू ग्रेन्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एट पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हर पेरेंट्स। सीमा कुछ ग्रेन गोल्ड का खरीदती है पोल पे या ध्रुव पे अपने दोस्त के कहने पे। सी हैंड्स ओवर द सेम व्हेन सी मीट्स हर एट द इक्वेटर। और जब अपने दोस्त से इक्वेटर में मिलती है तो उसको दे देती है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बाट इफ नो वाई। क्या उसका दोस्त एग्री करेगा कि जिस वजन का वो गोल्ड खरीदी थी उसके साथ? अगर नहीं तो क्यों? अब क्वेश्चन 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर देखिए कि नो, हर फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बाट बिकॉज वेट एट पोल्स इज ग्रेटर देन द वेट एट इक्वेटर। तो देखिए उसकी जो दोस्त होगी ना या दोस्त होगा वो एग्री नहीं करेगा उसके वेट से, क्योंकि गोल्ड जो खरीदी है ना उसका वेट जो है पोल से पे ज़्यादा होगा कंपेरिजन के वेट के इक्वेटर पे। इसके लिए क्यों होता है? देखिए वेट W इक्वल टू होता है mg, है ना। जितना जोर से या जितना ताकत से अर्थ अपने तरफ पुल करता है वही वेट होता है। और g का फार्मूला होता है G कैपिटल M अपन स्मॉल r स्क्वायर। ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और r जो है ना वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ टू द पार्टिकल या कोई चीज़, जैसे इसमें गोल्ड है मान लीजिए उससे है ना, r रेडियस है उसका। अब जो रेडियस है वो पोल पे कम होता है, ठीक है। रेडियस जो है ना पोल पे कम होगा और इक्वेटर पे ज़्यादा होगा। तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, अगर रेडियस पोल पे कम है तो वेट ज़्यादा होगा, और चूँकि रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है तो वहाँ पे वेट कम होगा। इसी कारण से ना जो उसकी दोस्त है वो जो है ना एग्री नहीं करेगी, क्योंकि उसको वजन कम मिलेगा अगर वो पोल पे खरीदी है उस गोल्ड को तो इक्वेटर के कंपेरिजन में, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है, इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ देन व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। कि जो मून है ना वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो जो अर्थ है ना वो मून की तरफ क्यों नहीं जाता, हमको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है कि ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव फोर्स डिस्पाइट ऑफ दिस मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ। देखिए ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स जरूर है,
लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना मून अर्थ पे नहीं गिरता है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम वर्क एज सेंटीपिटल फोर्स फॉर द मून टू मेक इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो पुल फोर्स है अर्थ का मून के ऊपर, वो एक सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, जिससे मून जो है ना अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हमको अर्थ पे भी दिखते हैं। मान लीजिए एक पत्थर को आप रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, तो पत्थर चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन आपकी तरफ नहीं आता है अगर आप उसको खींचते हैं तब भी। यदि मौत के कुआं में कोई मोटरसाइकिल वाला जोर से मोटरसाइकिल चलाता है तो भी वो गिरता नहीं है। ये सारे इसके सेंटीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो मून है ना चारों तरफ घूमते रहता है, लेकिन अर्थ पे कोलाइड नहीं करता या गिरता नहीं है। क्वेश्चन 7 का सेकेंड पार्ट है, अ टेस्ट ट्यूब इज लोडेड विद लेड शॉट्स सो दैट इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड इमर्स्ड टू अ मार्क ऑन द ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब जो है ना उसके ऊपर में लेड शॉट्स हैं और एक लिक्विड जिसमें वो डूबा हुआ है उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, जहाँ पे ट्यूब में मार्क किया गया है। द टोटल वेट ऑफ ट्यूब एंड लेड शॉट्स इज 30 ग्राम फोर्स। और जो टोटल वेट है ट्यूब का और लेड शॉट का वो 30 ग्राम फोर्स है। द ट्यूब इज देन प्लेस्ड इन वाटर एंड लेड शॉट्स आर एडेड टू सिंक द ट्यूब टू द सेम मार्क। उसके बाद ट्यूब जो है ना उसको वाटर में प्लेस कर दिया जाता है और लेड शॉट को ऐड कर दिया जाता है, उससे डूब सकें वो ट्यूब में उसी मार्क तक। नाउ द ट्यूब एंड द लेड शॉट्स वे 35 ग्राम फोर्स। इसके बाद ट्यूब और लेड शॉट्स जो है ना उनका वजन 35 ग्राम फोर्स होता है। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसमें हमको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करना है। अब आंसर 7 में जो मेन चीज़ है समझने लायक वो है कि वेट ऑफ द ट्यूब एंड लेड शॉट्स। जो वेट है ट्यूब और लेड शॉट्स का वो इक्वल होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कि जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रहे हैं जो कि है 30 ग्राम फोर्स। ठीक है, आगे दूसरा जो सेकंड केस में देखिए कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन सेकंड केस। सेकंड केस में जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट है वजन है बराबर होगा वेट ऑफ द ट्यूब एंड लेड शॉट्स इन सेकंड केस, कि जो सेकंड केस में जो वेट होगा वजन होगा ट्यूब और लेड शॉट्स का वो कितना है 35 ग्राम फोर्स है। अब आगे जो फार्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का, नाउ रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, और जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है सेकंड केस में। ठीक है, तो पहले केस में क्या है यहाँ पे ये 30 है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर 35 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी मिलेगा हम लोग को 0.857। याद रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो चीज़ों का डिवाइड है तो इसके यूनिट भी कट जाते हैं। तो इसका आंसर कितना मिला अपने को 0.857।